हेलो दोस्तों, टेक दिस दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 7th वीडियो है। इससे पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? ऑप्शन है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसका हम सॉल्यूशन अगर करते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? हम जानते हैं कि त्वरण, हमें क्या निकालना है? त्वरण। तो हमें मालूम है ये फोर्स बराबर क्या होता है, यानी F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, F ये फोर्स हो गया यानी बल हो गया, ये द्रव्यमान हो गया और ये त्वरण हो गया। तो हम अगर यहाँ पे त्वरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स बटा m, यानी बल बटा द्रव्यमान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास बल दिया हुआ है, देखिए 5 न्यूटन बल दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 हो गया और मास कितना है? मास 2 किलोग्राम, ये मास हो गया जब किलोग्राम वाले द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान दो है। तो अब इसका जो होता है, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको डिवाइड करके 2.5 आएगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर का। 20 न्यूटन का बल 4 किलोग्राम के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? सेम टाइप का क्वेश्चन है। बल दिया हुआ है और बल दिया हुआ है और द्रव्यमान दिया हुआ है, तो हमें त्वरण निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हम त्वरण कैसे निकालेंगे? ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं और बल को जो है इसको एक्सीलरेशन ए से नोट करते हैं, इसको बल को F से और द्रव्यमान को हम नोट करते हैं M से। ठीक, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फॉर्मूला है, यानी बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमें निकालना क्या है? त्वरण निकालना है। जब हम त्वरण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? F बटा m आ जाएगा। जब हम त्वरण निकालेंगे तो F बटा m आ जाएगा। तो हमारे पास बल दिया हुआ है 20 न्यूटन, तो यहाँ पे 20 हो गया और हमारे पास किलोग्राम पिंड द्रव्यमान दिया हुआ है 4 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा 5, ये इसका हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा किलोग्राम। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या न्यूटन केजी। ठीक, इसको तोड़ेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोग्राम वजन का एक लड़का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाती हुई एक लिफ्ट में खड़ा है। तो लड़के का
आभासी भार क्या होगा? लड़के का आभासी भार क्या होगा? इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, हमको दिया हुआ है, मेरे पास इसका, हमारे पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है द्रव्यमान, द्रव्यमान मुझे दिया हुआ है, यानी मास द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 50 किलोग्राम। द्रव्यमान बराबर 50 किलोग्राम हो गया। और हमको मालूम है जी का वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एक्सीलरेशन भी यही होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई एक्सटर्नल एक्सीलरेशन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन यानी ए एक्सीलरेशन बोले तो त्वरण इसमें दिया हुआ है। त्वरण दिया हुआ नहीं है तो मतलब त्वरण भी वही 9.8 होगा। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे क्या है, आभासी भार निकालना है, तो आप देख लीजिए, जब लिफ्ट का भी भार वही है, लिफ्ट और कोई भी एक आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर से हम छोड़ते हैं विरामा अवस्था से, तो वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ज़मीन पे आता है। तो लिफ्ट और वो लड़का जो है दोनों एक साथ, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो नीचे आ रहा है। तो ये दोनों का सेम एक्सीलरेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है आभासी भार का। तो आभासी भार अगर हम निकालेंगे तो आभासी भार क्या हो जाएगा, mg, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा mg माइनस r हो गया आभासी भार बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा, r को अगर हम इस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा mg माइनस ma। तो यहाँ पे अगर हम m को कॉमन ले लेते हैं तो g माइनस a, तो यहाँ पे हमको ये हो जाएगा m इंटू जी का वैल्यू 9.8 है माइनस 9.8, तो ये जो है माइनस होके 0 हो जाएगा। तो m इंटू 0 बराबर 0 न्यूटन। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। इसका ये सही आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। और ये जो है ये क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर जोन में एएसएम पोस्ट के लिए 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इससे पहले का क्वेश्चन हम अगर आपको बताएं तो इससे पहले का क्वेश्चन एएसएम इलाहाबाद में पूछा गया था 2005 में, और उससे भी पहले का क्वेश्चन जो है 131 का, ये क्वेश्चन कोलकाता जोन में पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2002 के लिए। ठीक, इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 134 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ, वेग समय का ग्राफ कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है। यानी जहाँ पे वेग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। इसमें इस ग्राफ में देखिए, ये जो है वेग हो गया, वेग, और ये जो है टाइम टी ग्राफ हो गया, क्या है, वेग और समय ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पे इसमें देख लीजिए, ये क्या है, दोनों इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम जैसे आगे बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ ये वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज, तो यानी त्वरण या एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। ठीक, mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जैसे v अगर इंक्रीज होगा
तो v इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, v जैसे इंक्रीज होता जा रहा है और टाइम के साथ। तो यहाँ पे ये ग्राफ देख लीजिए, यहाँ से ये ग्राफ यहाँ से यहाँ जो है ये मंदन हो रहा है, ये मंदन हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, शून्य त्वरण, जिसका कौन सा भाग त्वरण शून्य है। तो यहाँ पे जो है ये वेलोसिटी ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो ये हम अगर त्वरण निकालेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, mv²। तो यहाँ पे v का वैल्यू कांस्टेंट है, यानी 0 है, मतलब कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है v का वैल्यू इस ग्राफ में, टाइम के साथ कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। यानी यहाँ से अगर कोई वस्तु कोई अगर जा रहा है तो वो 0 ही वेलोसिटी रहेगा उसका त्वरण। तो ये ग्राफ इसका मैच करता है बी और सी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आरआरबी रांची में पूछा गया है 2003 के एग्ज़ाम में, रांची जोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है। एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान क्या होगा। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमारे पास वेलोसिटी दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या क्या वैल्यू हमें मालूम है, हमें वेलोसिटी मालूम है, यानी हमें v दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, गतिशील है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऊर्जा यानी जूल, ऊर्जा को यूनिट है जूल, यानी ऊर्जा दिया हुआ है कितना 125 जूल, 125 जूल। ये दो चीज़ हमको दिया हुआ है, तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका कण का द्रव्यमान हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पे हो गया, ये जो हो गया द्रव्यमान हो गया, और ये जो है वेग हो गया। हमें दोनों चीज़ दिया हुआ है, तो हाफ mv²। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ m कितना, m दिया हुआ नहीं है हमारे पास, दिया हुआ है 125, ये ऊर्जा दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है, तो m का वैल्यू निकालना ही है। और ये v² यानी 5 का स्क्वायर, तो ये हमको कितना हो जाएगा 25, ये हो गया 25/2m, ठीक, 25/2m यानी द्रव्यमान। तो यहाँ पे 125 हो गया, ठीक। अब 125 चौका 100, ऐसे हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 बराबर m/2। अगर हम इसको इस साइड ले जाते हैं, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपल क्या कैलकुलेशन किया है, 125 बराबर 1/2 m इंटू v² है। v का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। इसको अगर 25 करेंगे, इसको अगर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो ये 25/2, ये 25 को हम यहाँ पे ले आए, उसका डिवाइड बाई 2 कर दिए, और ये द्रव्यमान का हम वही ले आए। तो अभी जो है ये ऊर्जा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन से, ऊर्जा हम 125 रखे, तो यहाँ पे 125 आया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो है बराबर के इस साइड अगर आएगा तो यहाँ पे नीचे 25 हो जाएगा। तो इसको अगर हम कट कर दिए डायरेक्ट, तो 25 चौका 100 हो जाता है। एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए ऐसे नहीं करना है, शॉर्टकट में निकालना होता है हमें। तो अभी क्या करना है, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर अगर हम ये 2 को इस साइड लाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2 ये हो गया 8, ये 8 द्रव्यमान आ गया 8।
ये हमने गलत किया, 25 पंचे 125 होता है 5, ठीक। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम हमारा कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन दिया गया है इसमें, सही आंसर है 10 किलोग्राम। यहाँ पे हमको 8 आया था, जो कि 8 कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम, इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है पूछा गया है 2002 में आरआरबी कोलकाता जोन के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेलोसिटी यानी वेग क्या होगा? ऑप्शन है अधिक होगा, न्यूनतम होगा, शून्य होगा, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अधिकतम होगा। अब अधिकतम क्यों होगा? देखिए ये जो है बेंगलोर जोन में पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया था। ये अधिकतम क्यों होगा? क्योंकि गली की दीवार के संपर्क आने वाली सतहों का वेग नगण्य यानी लगभग शून्य होता है। जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं तो कण का वेग बढ़ता जाता है और नली के केंद्र में स्थित कण का वेग अधिकतम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी भौतिक गुण श्यानता का गुण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, एक घूमते हुए शेफ्ट से धागे से बंधी हुई एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। शेफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के किस कोणीय वेग के साथ धागा शेफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देगा? ऑप्शन है बढ़ते हुए, घटते हुए, स्थिर, शून्य। इसका सही आंसर हो जाएगा घटते हुए। अब ये घटते हुए क्यों होगा? क्योंकि ये जो है वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कोण का कोणीय वेग यानी एंगुलर कहते हैं। शेफ्ट को अचानक रोकने पर गेंद के घटते हुए कोणीय वेग के साथ धागा जो है शेफ्ट के चारों ओर लिपटना आरंभ कर देता है, जिससे घटना ही इसका ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, 20 किलोग्राम की एक वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य क्या है? ऑप्शन है 0 जूल, 20 जूल, 200 जूल, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 0 जूल। 0 जूल क्यों होगा? ये 0 जूल क्यों होगा? किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई पर उठाए रखने में कोई कार्य नहीं होता है। उठाए रखने में कोई कार्य नहीं होता है क्योंकि इस अवस्था में विस्थापन शून्य होता है और कार्य भी शून्य होता है। जैसे हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, हमें मालूम है कार्य बराबर हो जाता है बल इनटू विस्थापन। बल इनटू विस्थापन। यहाँ पे हमको दिया हुआ है बल 20 दिया हुआ है और विस्थापन जो है 9.8 इंटू बल जो ये दिया हुआ है और विस्थापन 9.8 इंटू 1 है।
इंटू 1 है। ठीक, अभी देखिए इसका एक है, यदि प्रश्न में पूछा गया होता कि वस्तु को जमीन से 1 मीटर तक उठाने में कितना कार्य लगता है, 1 मीटर तक उठाने में, तो विस्थापन क्या होता है, जमीन से लेकर के 1 मीटर तक किया गया कार्य वो कार्य कहलाता। तो ये तब ये इसका हम निकाल सकते थे, तो ये 9.8 इंटू 1 होता। ठीक, 1 हो जाता। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करते, 20 इंटू 9.8 इंटू 1 बराबर ये कितना हो जाता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 196 जूल हो जाता। अगर इसको बोला जाता कि जमीन से 1 मीटर ऊपर तक उठाने में कितना कार्य किया गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया, उठा के रखने में कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए ये जो है शून्य, इसका सही आंसर शून्य होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे अच्छे से ये क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, वहां तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है। यहाँ भी शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन जो है अभी हमने फॉर्मूला में बताया, विस्थापन यानी जब तक कुछ कार्य होगा नहीं, यानी घूम के अगर उसी जगह पे आ गया तो कार्य जो है शून्य होगा, और वो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, और ये जो है आरआरबी अहमदाबाद एएसएम पोस्ट के लिए पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में। ठीक, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 बार पूछा गया, एक बेंगलोर जोन के लिए पूछा गया 2006 में, और सेकेंड टाइम कोलकाता जोन के लिए 2002 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 किलो के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था, तो कार्य क्या होगा। यहाँ भी कार्य वही 0 हो जाएगा, यहाँ भी इसका आंसर डी 0 होगा। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य यानी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, चूंकि पिंड को अपने पूर्व स्थिति में पुनः ला दिया जाता है तो इसका विस्थापन शून्य हो जाता है, इसीलिए फॉर्मूला के अनुसार ये कोई कार्य नहीं हुआ है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो ये विस्थापन ही हमारा 0 हो जा रहा है, जहाँ से हम चले थे वहाँ से घूम के फिर वहीं पे आ गए तो विस्थापन हमारा 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद कार्य भी 0 होगा, इसीलिए इसका आंसर शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, एस्ट्रोबोस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोबोस्कोप। ये जो है आरआरबी बेंगलोर जोन में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में। और देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक घूर्णनी फ्लाईव्हील का आरपीएम किसके द्वारा मापा जाता है। इसका भी आंसर वही होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है सिर्फ। ये जो है आरआरबी बेंगलोर जोन में पूछा गया क्वेश्चन है, 2003 में ही पूछा गया था सेम क्वेश्चन। अभी हम इसमें बता दें आपको, जो एक ये क्वेश्चन का तो ये आंसर हो गया। अभी एस्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है
यानी प्रति सेकंड घूर्णन मापा जाता है, प्रति सेकंड घूर्णन मापा जाता है। और ये बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बैरोमीटर से। और एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर के द्वारा जो है वायु का वेलोसिटी यानी वेग मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल का आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन है जली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं है पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। वो किसमें नहीं होता है? इसका सही आंसर है डी, खींचा हुआ धनुष में नहीं होता है। और ये जो है आरआरबी चेन्नई जोन में पूछा गया है, 2001 और 2002 में भी पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। जबकि वस्तु में विशेष अवस्था यानी पोजीशन के कारण कार्य करने में क्षमता आ जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसके विपरीत किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, ये सभी काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। जबकि खींचा हुआ धनुष ये जो है पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष उसके बाद जो है वो स्थितिज ऊर्जा ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है, जल प्रतिरोध की अपेक्षा कर दें, वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति और नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थित रहेगा। कहाँ पे? केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो, केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत में स्थिर हो, केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता है। सभी स्थितियाँ, ये सभी स्थितियाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी स्थितियाँ। ये सभी स्थिति जो है जल के संबंध में व्यक्ति और नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है आरआरबी में ये क्वेश्चन, 144 का। ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडिला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता हो, इसको क्या कहते हैं? सीजीएस प्रणाली कहते हैं, एमकेएस प्रणाली कहते हैं, एफपीएस प्रणाली कहते हैं, एसआई प्रणाली कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा एसआई प्रणाली। और ये जो है आरआरबी चेन्नई एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चेन्नई जोन में 2002 में पूछा गया है और आरआरबी रांची में पूछा गया है 2004 में।
SI प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोमीटर, समय के लिए सेकेंड, तापमान के लिए केल्विन, विद्युत तरंग यानी प्रवाह के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व अथवा ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, समान रहती है, 3 गुनी बढ़ जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चौगुनी बढ़ जाती है। ये जो RRB चेन्नई में पूछा गया है 2001 और 2002 में चेन्नई में पूछा गया है और पटना जोन में पूछा गया है मेन परीक्षा में 2012 में। ठीक, अब ये चौगुनी कैसे होगा? आप जानते हैं जब एक चल वस्तु की चाल दोगुनी की जाती है तो उनकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो ये जो है m द्रव्यमान हो गया, v जो है वेग हो गया, इसका स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वेग को दोगुना कर देंगे तो देखिए हाफ mv यानी वेग को अगर हम दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको हम लिख सकते हैं 4v²। तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना टोटल में। ये देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 4 × हाफ mv²। ऐसा हम लिख सकते हैं। ये पूरे के बराबर ये हो गया 4 mv², ये लिख दिए तो 4 गुना हो गया ना काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए 4 गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 का, यदि किसी पिंड की गति दुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है 3:1, 2:1, 4:1, 7:3। इसका सही आंसर हो जाएगा 4:1, क्योंकि इसी तरह से होगा। हम जानते हैं यहाँ पे हमें जो m द्रव्यमान वाले किसी पिंड की गतिज ऊर्जा k1 है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे, मान लीजिए m द्रव्यमान है, m जो है m द्रव्यमान है और v जो है v वेग है और गतिज ऊर्जा जो है k1 मान लीजिए, गतिज ऊर्जा k1 है। तो हमको तो क्या हो जाएगा? ये k बराबर हाफ, k1 बराबर हाफ mv²। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? पिंड का वेग दोगुना कर देने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? पिंड का वेग को ही दोगुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाफ mv² हो गया, ये 2v² हो गया। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हाफ m × 4v² हो जाएगा। अब यहाँ पे 4, ये देखिए k1 बराबर हो जाएगा, ये 4 को अगर हम यहाँ पे ले लेंगे 1/2 mv², ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे हम सिंपल अगर लिखेंगे k1 बराबर ये आ जाएगा हाफ mv²। ठीक, ये नॉर्मल हो गया। उसके बाद जब वेग को दोगुना किया गया तो यहाँ पे k2 हम इसको मान लेते हैं। k2 बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब हम दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे
तो ये हो जाएगा K2/K1। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4, ये हाफ mv² यानी K1 हो गया बटा हाफ mv² हो गया 4 × हाफ mv²। तो ये तो K के बराबर हो गया ये K1। ठीक, तो ये हम इसको पूरा को लिखते और इसको लिखते तो बात एक ही है, ये कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो जाएगा 4:1। इसका सही आंसर हो जाएगा 4:1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुना भारी है, तो 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु का औसत गतिज ऊर्जा क्या होगा। ऑप्शन है हाइड्रोजन अणु से दोगुना, हाइड्रोजन अणु की जितनी ही रहेगी, हाइड्रोजन अणु से 4 गुना, हाइड्रोजन अणु से आधी हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये जो है आरआरबी गोरखपुर एएसएम एग्जाम में पूछा गया है, एएसएम पोस्ट के लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपको गुवाहाटी में पूछा गया है 2005 में गुवाहाटी के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 का, यदि किसी कण का रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन है दोगुनी, चौगुनी, आधी, वही रहेगी। ये जो है आरआरबी कोलकाता जोन में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 में। यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह होगा, ये जो है m द्रव्यमान वाला जो पिंड है वो भी गति से यानी वेग से भी वेग की गति करते हुए किसी कण का संवेग अगर हम निकालेंगे, m द्रव्यमान ले लिया और v वेग हो गया, तो इसका संवेग अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा mv। ये जो है पहला इक्वेशन हो गया। और उसी तरह गति के नियम से गतिज ऊर्जा का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है 1/2 mv²। ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर हम 1/2 mv² कर देंगे डिवाइड बाय m, तो ये स्क्वायर हो गया, mv है यहाँ पे एक m से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और एक m से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद यहाँ पे हो जाएगा p²/2m, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p को दोगुना करने पर, यहाँ पे p को अगर हम देख लीजिए, ये दोनों का रिलेशन देख लीजिए कि e है। ठीक, यहाँ पे p को इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक, अगर हम p को दोगुना करेंगे, यहाँ से रिलेशन आप देख लीजिए, अगर यहाँ क्या कह रहा है, किसी कण का रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए, तो अगर हम इसको, ये दोनों का रिलेशन आपको दिखा दिए, रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी हो गया ये गतिज ऊर्जा। अगर हम इसको दोगुना करेंगे तो ऑब्वियस है ये भी दोगुना हो जाएगा, तो यहीं से क्लियर हो जाता है। तो इसके आगे हमको इसको अगर हम p को दोगुना करेंगे तो इसका हम देख लेते हैं, p को दोगुना करने पर क्या होगा, ये ke1 का वैल्यू हम मान लेते हैं इसको, ke2 अगर निकालेंगे ke2 तो ke2 हो जाएगा 1/2, अगर p को दोगुना कर दे रहे हैं तो 2p² हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 नहीं, ये अगर स्क्वायर से बाहर आ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4p² डिवाइड बाय 2m। ठीक,
तो ये क्या हो जा रहा है, देख लीजिए इस रिलेशन से के ई अगर इतना है, के ई गतिज ऊर्जा अगर p²/2 है, अगर हम इसको 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये उसका 4 गुना हो जा रहा है, ये जो है 4 गुना हो जा रहा है इसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, चौगुनी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इसका ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर का। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है, कितनी होती है, आधी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, चौथाई हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चौथाई। ये जो है एएसएम एग्जाम में पूछा गया है इलाहाबाद जोन में 2005 में। अब कैसे होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये जो है पिंड का गतिज ऊर्जा, पिंड का गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पे क्या है, गतिशील पिंड का वेग आधा करने से, अगर हम ये वेग यानी वेलोसिटी को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अगर हम v को आधा करते हैं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv/2 का स्क्वायर। अगर हम v, चूँकि यहाँ पे v को आधा कर दिए, v बराबर हो गया v/2 इस इक्वेशन में, ये पहला इक्वेशन। और ये दूसरा इक्वेशन में अगर हम v का वैल्यू ये रखते हैं v/2, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आधा करने पे, आधा करने पे क्या हो जा रहा है, ये 1/2 mv²/4, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 आ गया। ठीक, तो अभी देख लीजिए आप, अगर इसको हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो क्या हो जा रहा है, ये 1/4 को बाहर कर लीजिए, 1/2 mv², देख लो ये इसके बराबर है, ये काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है ना। तो जब हम इसको आधा कर लिए वेलोसिटी को यानी वेग को आधा जब कर लिए तो ये उसका चौथाई हो जाता है, यानी जो ke1 ले लेते हैं इसको ke2, तो ये हो जाएगा ke1 जो है इसका ke2 का चौथाई हो जाएगा, ke1 का चौथाई हो जाएगा। ठीक हो रहा है ना, ये इसका चौथाई हो गया। यहाँ पे अगर ये वैल्यू हम अगर ये ke1 के बराबर कर दिए तो जो था उसका चौथाई यानी एक मतलब 4 भाग हो गया, तो इसका चौथाई आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का। यदि 2 द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण क्या होगा। ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना होगा, आधा, 1/4। इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4। गुरुत्वीय आकर्षण बल का मान दूरी बढ़ने पर घट जाता है क्योंकि गुरुत्वीय आकर्षण 2 पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के दूरी जो होता है उसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द्रव्यमान के बीच की दूरी क्या है, यदि 2 पिंडों के द्रव्यमान के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वीय आकर्षण क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है कोलकाता जोन में टीए पोस्ट के लिए पूछा गया था 2008 में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 151 का। किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, केवल वेग पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि संवेग बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, संवेग बराबर हो जाता है द्रव्यमान इंटू वेग।
जब हम क्या है किसी वस्तु का समवेग, ये दोनों पर निर्भर करेगा। अगर हम द्रव्यमान घटाएंगे तो ये भी घटेगा, वेग घटाएंगे तो ये भी घटेगा, वेग बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे तो ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू। तो इसीलिए ये दोनों पे निर्भर करता है। इसको एम भी ये इसका फॉर्मूला है। ये जो है सी ऑप्शन सही होगा। ये एएसएम पोस्ट कोलकाता जोन में एएसएम पोस्ट के लिए 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 नंबर का। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता था। ऑप्शन सिलेंडर के आधार पर, शक्ति आवेश द्वारा, परिचालन चाल द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्पार्क प्लग द्वारा। ये जो है कोलकाता टी एग्जाम 2000 कोलकाता जोन में पूछा गया 2008 का क्वेश्चन है। पेट्रोल इंजन को गैसोलिन इंजन भी कहा जाता है। ये जो है पेट्रोल इंजन, इसको जो है गैसोलीन इंजन भी कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है। आंतरिक दहन इंजन है एक प्रकार का, यानी बोले तो इंटरनल कंबशन इंजन है जो स्पार्क के द्वारा चलता है। स्पार्क इग्निशन स्पार्क द्वारा चलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 का। यदि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो विद्युत मोटर द्वारा, किसके द्वारा करते हैं? विद्युत मोटर द्वारा, विद्युत इस्त्री द्वारा, शीशा संचालन द्वारा, विद्युत जनित्र द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत जनित्र द्वारा। ये जो है कोलकाता जोन में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 में। विद्युत जनित यानी जनरेटर, इसको जनरेटर बोलते हैं। विद्युत जनित यंत्र यानी विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके विद्युत उत्पन्न करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का। प्रतिदिन 8 घंटे जलाने पर 100 वाट से 10 लैंपों की मासिक खपत क्या होगी? ऑप्शन है 240, 250, 280, 500। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। मासिक खपत ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना है? कुल वाट यानी जितना खर्च हुआ है, कुल वाट जितना खर्च हुआ है उसको घंटे से मल्टीप्लाई करके और 1000 से भाग दे देना है। जितना खपत हुआ है उसको जितना घंटा में खपत हुआ है, जितना वाट खपत हुआ है, जितना घंटा में खपत हुआ है, उस दोनों को मल्टीप्लाई करके 1000 से भाग देने से टोटल यूनिट निकल जाता है। तो हम देख लेते हैं इसको। ये जो है कोलकाता जोन में पूछा गया है 2008 में आरआरबी एनटीपीसी का। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सिंपल आप देख लीजिए। ये जो है 100 वाट का 10 लैंप, तो सबसे पहले 10 लैंप का एक दिन में कितना खपत होता है वो निकालेंगे। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? एक लैंप 100 वाट खपत करता है, तो 10 लैंप कितना करेगा? यानी 100 गुना 10। ठीक, ये टोटल निकल गया। इसमें अगर हम 8 से गुना करके और 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा यूनिट निकल जाएगा। तो ये सब कट गया, अभी आ गया 8 यूनिट, यानी 8 यूनिट आ गया। तो एक दिन में खपत होता है 8 यूनिट, इसलिए 30 दिन में कितना खपत हो जाएगा? 8 गुना 30 बराबर 8 या 24, 240 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो 240
ये ऑप्शन सही है। यूनिट को हिंदी में मात्रक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 का 155 का क्वेश्चन है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह वह ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक, वैद्युत, रासायनिक, ऊष्मीय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक होती है। ये जो है कोलकाता जोन में पूछा गया है 2008 में और चंडीगढ़ जोन में पूछा गया है 2012 में। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है जो विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है, जिसमें विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होती है। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। मानव शरीर द्वारा कार्य करने हेतु प्रयुक्त ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है जो कार्बोहाइड्रेट दशा में प्रोटीन के रूप में प्राप्त होती है। प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक वसा द्वारा प्राप्त होती है, जबकि शरीर के लिए सबसे अधिक ऊर्जा भोज्य पदार्थ यानी जो हम खाना खाते हैं उपस्थित कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है। तो वो हमारा रासायनिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका त्वरण दोगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग दोगुनी हो जाती है। जब वेग को हम दोगुना करेंगे तो उसका संवेग दोगुना हो जाएगा। ठीक, ये जो है आरआरबी रांची जोन में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा गया है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमें खुशी होगी। और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए। हम आपके लिए बहुत ही और अच्छा क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा व्यू जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम आप तक वीडियो पहुंचा पाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।